इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे नॉर्मल आई एनाटॉमी को। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एक चीज़ आपने स्टार्ट में ही देख लेनी है कि आपकी जो आइज़ हैं, आइज़ के हैं 2 पोर्शंस। एक यहाँ पर ये पोस्टीरियर सेगमेंट और दूसरा यहाँ पर ये एंटीरियर सेगमेंट। जो आपका एंटीरियर सेगमेंट है, इसकी आगे फर्दर 2 पोर्शंस हैं, एक एंटीरियर चैम्बर और दूसरा यहाँ पर ये पोस्टीरियर चैम्बर। बाद में मैं आपको ये सारा बताता हूँ, अभी के लिए ये देख लेंगे यहाँ पर ये जो आइरिस है ना, आइरिस से जो आगे-आगे वाला पोर्शन है दैट इज़ आवर एंटीरियर चैम्बर और आइरिस से जो पीछे वाला पोर्शन है दैट इज़ आवर पोस्टीरियर चैम्बर। अच्छा, इसके बाद आपने इसमें याद रखना है, जब आप बात करेंगे पोस्टीरियर सेगमेंट की, तो यहाँ पर जो फ्लूइड होगा इसको हम कहेंगे यहाँ पर ये विट्रियस ह्यूमर। अच्छा, इसके बाद जब आप बात करेंगे एंटीरियर चैम्बर की, एंटीरियर सेगमेंट की सॉरी, तो यहाँ पर जो फ्लूइड होगा इसको हम कहेंगे यहाँ पर एक्वस ह्यूमर। बाद में ये जो एक्वस ह्यूमर है ना, इसका सारे का सारा पाथवे हम बाद में अच्छे से करेंगे। अभी के लिए सिंपल जो आपने याद रखना है, जो एंटीरियर सेगमेंट है वहाँ पर जो फ्लूइड होगा इसको हम कहेंगे एक्वस ह्यूमर और उसके बाद जो पोस्टीरियर सेगमेंट है वहाँ पर जो फ्लूइड होगा इसको हम कहेंगे यहाँ पर ये विट्रियस ह्यूमर। अच्छा, इसके बाद अब ऐसे करते हैं, जो आइज़ है ना, आइज़ से आउटसाइड से इनसाइड जाते हैं। तो आउटसाइड में आपको सबसे पहले क्या नजर आएगा, यहाँ पर ये जो आइज़ है इसका व्हाइट वाला पोर्शन उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर ये स्क्लेरा और उसके बाद यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये कॉर्निया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया से क्या होगा, यहाँ पर जो आइज़ हैं आपकी जो लाइट वगैरह होगी वो यहाँ से आपके लेंस के पास जा रही होगी। अब इसमें यहाँ पर ये आपका एंटीरियर चैम्बर हो गया और उसके बाद यहाँ पर ये आइरिस वाला पोर्शन। अच्छा, ये जो 2 आइरिस पड़े हुए हैं इसके दरमियान में ये जो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये प्यूपिल। और ये क्या करता है, यहाँ से जो आपकी लाइट आ रही होती है, लाइट को ये ना आपकी कम या फिर ज़्यादा करता है। यहाँ से क्या होता है, ये जो प्यूपिल है ना, ये आपका कम या फिर ज़्यादा होता है और उसकी वजह से आपकी जो लाइट आ रही होती है ये आपकी कम या फिर ज़्यादा आपकी आइज़ के अंदर जा रही होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये जो प्यूपिल है ना, इसके साइज़ को कंट्रोल कौन करता है, इसके साइज़ को कंट्रोल करता है यहाँ पर ये आइरिस। अच्छा, जो आइरिस है इसमें क्या होता है, यहाँ पर मसल्स होते हैं। अगर मसल्स हैं तो यहाँ पर ये कंट्रैक्टाइल यूनिट है। इसमें जो मसल्स होते हैं ये आपके होते हैं 2 तरह के। इसको आपने सिंपल कैसे याद रखना है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ना ये आपकी मैं आई बना के दिखा रहा हूँ और दरमियान में ये जो पोर्शन है ये आपका यहाँ पर ये ना आपका प्यूपिल वाला पोर्शन है। अच्छा, इसके बाद अगर यहाँ पर ये मैं सर्कुलर मसल्स बना रहा हूँ तो ये आपके होंगे यहाँ पर ये, क्योंकि ये प्यूपिल के लिए है तो ये आपके एक तो सर्कुलर है और यहाँ पर ये आपको पता है जो सर्कल है वो आपका एक स्फिंक्टर की तरह आपको नजर आता है, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये स्फिंक्टर प्यूपिल है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो दूसरे मसल्स होते हैं जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर डायलेटर, उसमें क्या फॉर एग्जाम्पल दोबारा से यहाँ पर ये आई है और दरमियान में ये आपका पड़ा हुआ यहाँ पर ये प्यूपिल। अब यहाँ पर जो आपके होंगे ना ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इसको हम कहेंगे यहाँ पर ये डायलेटर प्यूपिल है। और ये क्या करेंगे, जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो ये जो प्यूपिल है जब ये कंट्रैक्ट करेंगे ये आपस में सुकड़ेंगे तो ये क्या करेंगे, ये जो दरमियान में प्यूपिल पड़ा हुआ है इसको ये बड़ा कर रहे होंगे, इसको ये डायलेट कर रहे होंगे, तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे यहाँ पर ये डायलेटर प्यूपिल है। अच्छा, इसमें सिंपल आपने याद रखना है, यहाँ पर ये जो सर्कुलर मसल्स होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो जो आपका प्यूपिल है इसका साइज कम हो रहा होगा। प्यूपिल का साइज जब कम होगा तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर ये मियोसिस। तो ये आपने सिंपल इसमें अभी के लिए याद रखना है। इसके बाद जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये आपके डायलेटर प्यूपिल आएगी तो इसमें क्या होगा, जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो प्यूपिल है उसका साइज बढ़ रहा होगा और इसको हम कहेंगे यहाँ पर ये मिड्रियासिस। बाद में ये सारे का सारा जो इसका पाथवे है ये आपका किस तरीके से मिड्रियासिस होती है, किस तरीके से यहाँ पर मियोसिस होती है, ये हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए सिंपल यहाँ पर ये स्फिंक्टर प्यूपिल है, उसके बाद यहाँ पर ये डायलेटर प्यूपिल है, ये कहाँ पर है आपके आइरिस के अंदर है। और आइरिस क्या करता है, जो साइज होता है प्यूपिल का उसको कंट्रोल करता है। और प्यूपिल का काम क्या है, इसने जो आपकी अमाउंट ऑफ लाइट जा रही है ना आपकी आइज के अंदर, ये क्या करता है उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये प्यूपिल कम या फिर ज़्यादा होगा, जब ये कम होगा तो मियोसिस, जब ये ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ये मिड्रियासिस। अच्छा, ये आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये आपका आइरिस है ना, आइरिस के पीछे आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपका लेंस। अच्छा, इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये जो आपकी लाइट आ रही होती है ना, तो लाइट आपकी इस तरीके से आ रही है। अब हमने क्या करना है, ये जो लाइट है इसको एक पॉइंट पे हमने फोकस करवाना होता है। तो अब क्या होता है, यहाँ पर ये जो आपकी लाइट आ रही होती है ना, हम क्या करते हैं इसको करवाते हैं कन्वर्ज। अब क्या होता है, ये जो कन्वर्जेंस होती है, जो आपकी लाइट को आप एक पॉइंट पे भेज रहे होते हैं, ये आपका सबसे पहले करवाता है यहाँ पर ये कॉर्निया। कॉर्निया में क्या होगा, यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट आ रही होंगी, ये क्या करेगा सारों को एक पॉइंट पे भेज रहा होगा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो दरमियान में पड़ा हुआ आपका लेंस, ये क्या करेगा, ये जो लाइट है इसको बाद में ये आपका कन्वर्ज करके आपके एक पॉइंट पे यहाँ पर भेज रहा होगा। और ये आपकी ना लाइट एक पॉइंट पे आपकी जो ऑप्टिक डिस्क होगी वहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी। अच्छा, यहाँ पर ना ये आपके पीछे रेटिना पड़ा होता है ना, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी के लिए आपने सिंपल याद रखना है कि यहाँ पर ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया क्या करेगा, लाइट की यहाँ पर ये कन्वर्जेंस करवाएगा और ये फिक्स्ड कन्वर्जन होगी। इसमें यहाँ पर जो है ना ये कोई कम या फिर ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद जब आप देखेंगे यहाँ पर ये लेंस के अंदर, तो लेंस जो है इसका शेप जो है वो आपकी चेंज होती है। कभी आपका लेंस डायलेट कर रहा होता है, कभी आपका जो लेंस है ये आपका बिल्कुल ऐसे सर्कुलर हो रहा होता है। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो लाइट आ रही होगी ना इसको ये कम या फिर ज़्यादा कर रहा होगा। बाद में आपको अकोमोडेशन करवा देता हूँ।
बल्कि ये जो अकोमोडेशन है ना, ये भी मैं आपको अभी करवा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ अभी अभी आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ये ज़ोनियल फाइबर्स हैं जो आपके लेंस के साथ अटैच्ड हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये पीछे पड़ा हुआ आपका यहाँ पर ये सिलरी बॉडी, ये लेंस मैं आपको बाद में करवा देता हूँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो आपका कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, लेंस हो गया, ये आपके चैम्बर्स हो गए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपकी लाइट चली गई ना यहाँ पर ये विट्रियस ह्यूमर के अंदर, अब जब आप देखेंगे बैक साइड पे आइज़ की, तो वहाँ पर आपको चीज़ें नज़र आएँगी। एक तो यहाँ पर ये ना स्क्लेरा है, ये आपकी सारी की सारी इस तरीके से ना ये कॉन्टिन्यूअस होती है, लेकिन दरमियान में क्या होता है, यहाँ पर ये आपको नज़र आता है, यहाँ पर ये कॉर्निया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये जो आपकी आपकी स्क्लेरा है ना, स्क्लेरा के बाद यहाँ पर जो है ना, ये जो दूसरी लेयर है, ये आपकी होती है यहाँ पर ये कोरॉइड। और कोरॉइड में आपने सिंपल ये याद रखना है कि यहाँ पर ये जो सेंटर में आपका पड़ा, आपका अंदर वाली साइड पे पड़ा होता है ना रेटिना, रेटिना को ब्लड सप्लाई कहाँ से जाती है, ये आपकी जाती है यहाँ पर ये कोरॉइड से। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये रेटिना, अब रेटिना में आपने याद रखना है कि यहाँ पर आपके पड़े होते हैं फोटो सेंसिटिव सेल्स, और उसमें आपको पता है यहाँ पर ये रॉड्स, और उसके बाद आपके वहाँ पे कॉन्स। अब ये कहाँ पे पड़े होंगे, रेटिना के अंदर पड़े होंगे, और ये क्या करेंगे जो पेशेंट उसके अंदर ये फोटो सेंसेशन जो है ना वो आपके वहाँ पे करवा रहे होंगे। अब इसमें जो आपने याद रखना है कि जो रेटिना है इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही है, कोरॉइड से आ रही है। अब जो कोरॉइड है, कोरॉइड के आगे दो फर्दर लेयर्स आपने अभी के लिए ही यहाँ पर अभी याद रख लेनी है। एक यहाँ पर आपकी लेयर है दैट इज कॉल्ड एज ब्रुक्स मेम्ब्रेन, और दूसरी जो आपकी लेयर है दैट इज कॉल्ड एज रेटिनल पिगमेंट लेयर। अच्छा, यहाँ पर जो ब्रुक्स मेम्ब्रेन है ये आपकी इनर मोस्ट लेयर है, और जो आपकी है ना यहाँ पर ये आपकी रेटिनल पिगमेंट लेयर, ये आपकी ब्रुक्स मेम्ब्रेन के बाद वाली लेयर है। अब मैं आपको ये दो इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो आपका रेटिना है ना, रेटिना में फॉर एग्जांपल ये आपकी फॉर एग्जांपल ना ये ब्रुक्स मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन, और उसके बाद यहाँ पर ये आपकी रेटिनल जो है ये पिगमेंट लेयर। अब यहाँ पर क्या होता है, बाज़ दफ़ा जो पेशेंट है उन इन दोनों लेयर्स के दरमियान में यहाँ पर ना आपका कोई पिगमेंट जो है ना वो आपका यहाँ पर ना आपका एक्यूमुलेट कर जाता है, ड्रूजन हम उसको कहते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये आपका रेटिना हो गया, ये उसके बाद यहाँ पर ये अच्छा ये जो रेटिना है ना इसके दरमियान में आपको यहाँ पर मिलता है यहाँ पर ये फोविया। जब आप जो पेशेंट है उसके अंदर करवाते हैं ना ये फंडोस्कोपी, तो फंडोस्कोपी में क्या होता है, यहाँ पर जो सेंटर वाला पोर्शन है वहाँ पर आपको नजर आती है यहाँ पर ये मैक्यूला, और ये यहाँ पर आपकी ऑप्टिक डिस्क पड़ी हुई है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो मैक्यूला होता है, मैक्यूला के सेंटर में आपको मिलता है यहाँ पर ये फोविया। ये आपका ना एक तरह का ना यहाँ पर ये डिप्रेशन होता है फोविया, और उसमें क्या होता है यहाँ पर जो फोविया है इसमें आपको जो कॉन सेल्स होते हैं ये आपको लार्जेस्ट नंबर्स में आपको नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये मैक्यूला, मैक्यूला क्या है, यहाँ पर ये आपका एक ओवल शेप्ड है, और ये आपको सेंटर ऑफ रेटिना जो है वहाँ पे आपको मिलता है। इसके दरमियान में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये फोविया, और फोविया क्या यहाँ पर आपकी एक तरह की ना यहाँ पर ये डिप्रेशन है, और यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉन सेल्स जो हैं ये आपको मिलते हैं। जब आपकी कॉन सेल्स यहाँ पर ज़्यादा होंगे तो जो पेशेंट है उसके अंदर जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन होती है ना, हाई रेजोल्यूशन, वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, और उसके बाद आपकी जो कलर विजन्स होती है ना वो भी आपको ये जो फोविया है वहाँ पे आपको नजर आ रही होती हैं। इसके बाद यहाँ पर ये हम बाद में देखेंगे इसके अंदर ना आपकी ये ऑप्टिक डिस्क जो है इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर दरमियान में आपको मिलती है यहाँ पर ना आपकी ये कप मिलता है। अच्छा, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर फॉर एग्जांपल ये ऑप्टिक डिस्क है, इसके दरमियान में आपको ये ना छोटा सा आपको ये कप नजर आ रहा होता है। अगर जो पेशेंट उसके अंदर होगा बाद में ग्लोकोमा, तो उसमें क्या होगा, ये जो आपकी ऑप्टिक डिस्क के अंदर ये जो कप पड़ा हुआ है ये आपका कप बहुत बड़ा हो चुका होगा। तो ये हमने अभी के लिए आपने सिंपल इसके अंदर यही याद रखना है कि ये जो आपकी ऑप्टिक डिस्क है इसके दरमियान में जो कप है जब ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, ये आपका वहाँ पर ये बड़ा हुआ होगा, तो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको बता रहा होगा यहाँ पर ये आपका ग्लाउकोमा, आपका क्लोज एंगल भी हो सकता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो है ना ये आपका ओपन एंगल भी हो सकता है। अच्छा, ये जो क्लोज एंगल और उसके बाद आपके जो है ना ये ओपन एंगल, ये मैंने आपको नहीं बताया, इसको यहाँ पर अभी देख लें। यहाँ पर जो पोस्टीरियर चैम्बर है वहाँ से क्या होगा, आपका जो एक्वस ह्यूमर है आपका प्रोड्यूस होगा, और ये जाएगा यहाँ पर ये आपके एंटीरियर चैम्बर के अंदर। जब ये यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर ये जो दरमियान में आपको ये जो एंगल नजर आ रहा है ना यहाँ पर ऊपर भी और उसके बाद यहाँ पर नीचे भी, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर एंगल। अगर तो ये ओपन है और उसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये ग्लाउकोमा डेवलप्ड है तो ये आपका होगा ओपन एंगल ग्लाउकोमा। अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आइरिस जो है ये आपका आगे की तरफ इस तरीके से ना ये बेंड कर गया, और यहाँ पर जो एंगल है इसको इसने कर दिया बंद, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर ये क्लोज एंगल ग्लाउकोमा। अच्छा, इसके बाद ये पीछे से आपकी आ रही है ऑप्टिक नर्व, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिलेगी ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, और दूसरी यहाँ पर ये सेंट्रल रेटिनल वेन। तो ये सिंपल आपने इसमें याद रखना है, आपकी जो ऑप्टिक डिस्क है ना वहाँ पे आपको ये आर्टरीज और आपकी जो वेन्स है ना ये आपको नजर आ रही होंगी। अच्छा, स्क्लेरा में मैं आपको नहीं बताया, यहाँ पर ये जो स्क्लेरा होती है ना ये आपकी वाइट वाला पोर्शन होता है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, और ये जो है ये आपका बना होता है कोलेजन का। अच्छा, ये कोलेजन का बना हो तो ये आपका ये ना ये शख्स जान है, ये आपके क्या करेगा, जो आइज़ है ना, आइज़ को ना एक ना मतलब ये स्टेबलाइज कर रहा होगा, रिजिड स्ट्रक्चर है, आइज़ को स्टेबलाइज कर रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपने याद रखना है जो आपके एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होते हैं ना आपके रेक्टस वगैरह, वो आपके जो होता है ना स्क्लेरा इसके ऊपर ना आपके आके इंसर्ट हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ना ये आपका एक तो आपका होता है एवेस्कुलर, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपके एपिसेक्लेरा और आपके जो कोरोइड है ना वहाँ से इसको मिल रहे होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो लेंस है, लेंस भी आपका एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर आपके जो होंगे ना इसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो आपके डिफ्यूज़ करके इसको मिल रहे होंगे।
अच्छा, इसी के साथ-साथ ना थोड़ी-सी डिसीज़ेज़ जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई हैं, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो स्क्लेरा मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो आइज़ हैं, आपके जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं, वो यहाँ पर इंसल्ट हो रहे होंगे। जब आपके जो पेशेंट उसके अंदर होगी यहाँ पर ये स्क्लेराइटिस, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो मसल्स हैं, वो भी आपके यहाँ पर ये आपके यहाँ पर जो स्क्लेरा है ना, उसके साथ आपके यहाँ पर मिल रहे हैं। जब पेशेंट के अंदर होगी यहाँ पर ये स्क्लेरा की इन्फ्लेमेशन, तो यहाँ पर जो पेशेंट है, उसको वहाँ पे जो है ना, ये बोरिंग पेन हो रही होगी। जैसे ये आइज़ को इधर-उधर मूव करेगा, तो उसको वहाँ पे ये पेन हो रही होगी। अच्छा, ये स्क्लेराइटिस हो गई। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो कॉर्निया है, जब ये कॉर्निया के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो दैट इज़ कॉल्ड एज़ कीराटाइटिस। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ना जो पेशेंट है, उसके अंदर ये कॉर्नियल के अंदर एब्रेजन भी हो सकती है, तो वो सिंपल आपकी हो जाएगी यहाँ पर ये कॉर्नियल एब्रेजन। अब ये जो कॉर्नियल एब्रेजन है, ये आपने सिंपल इसमें याद रखना है, जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, जो लेंस है ये आपके कॉर्निया के ऊपर आ जाता है और वहाँ से जो पेशेंट उसके अंदर ये एब्रेजन आपको नज़र आ सकती है। अच्छा, इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है ना, उसने जब ये लेंस वगैरह लगाया होगा, तो उसमें हो सकता है यहाँ पर ये जो बैक्टीरियाज़ वगैरह हैं, वो आपकी यहाँ पर चले जाएँ और वहाँ पर जो कॉर्निया है ना, उसको वहाँ पे ये डैमेज करवा दें। तो यहाँ पर ना ये आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर ये इन्फेक्शन हो सकती है। और यहाँ पर ये मोस्ट कॉमनली आपकी होती है विद आवर सुडोमोनास, तो यहाँ पर ये इन्फेक्शन हो सकती है विद सुडोमोनास, कॉर्नियल एब्रेजन हो गया। और इसमें आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो पेशेंट है ना, जब उसके अंदर ये होती है कॉर्नियल एब्रेजन, एक तो ये कॉन्टैक्ट लेंस वियरर के अंदर आपको नजर आएगी और दूसरी यहाँ पर ये आपकी होगी पेनफुल। अच्छा, उसके बाद ये सुडोमोनास से आपके इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो जो पेशेंट आपके पास आएगा, आपने उसको ट्रीट करना है, तो आप क्या करेंगे, पेशेंट को सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है उसके आई ड्रॉप्स वगैरह दे रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये कीराटाइटिस, सिंपल यहाँ पर जो क्या आपका कॉर्निया है ना, उसकी ये इन्फ्लेमेशन है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। उसके बाद आपके जो पेशेंट उसके अंदर ये वायरल की वजह से हो सकती है, यहाँ पर जो है ये फंगाई वगैरह की वजह से हो सकती है। ये दोबारा से आपके जो कॉर्निया है, कॉर्निया के ऊपर यहाँ पर ये लेंस आ रहा है, तो यहाँ पर ये दोबारा से आपके जो कॉन्टैक्ट लेंस वेयर है उसमें आपको नजर आ रही होगी और जो पेशेंट उसके अंदर यहाँ पर ये जो है ना, ये आपकी पेनफुल होगी और यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ना आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशंस जो हैं ये आपको नजर आ रही होंगी। अच्छा यार, काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको बता दी हैं, तो बाकी ये जो आपके होंगे ना डिजीज़ वगैरह, उसके अंदर हम इसको देख लेंगे। यहाँ पर ये इसके साथ-साथ यहाँ पर ये स्टार्ट कर लेते हैं, हमारे यहाँ पे ये कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या, यहाँ पर ये आपके जो कंजक्टिवा होते हैं, उसके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है और उसकी वजह से जो पेशेंट उसके अंदर आपको ये रेड आइज़ वगैरह आपको नज़र आ रही होंगी। एलर्जी की वजह से हो सकती है, इची आइज़ वगैरह पेशेंट के अंदर नज़र आ रही होंगी और यहाँ पर ये बायलैटरल होगी। उसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर ये बैक्टीरिया वगैरह की वजह से हो सकती है। उसमें क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर ये पस वगैरह बनी होगी और उसमें आप जो पेशेंट उसको ट्रीट करेंगे विद एंटीबायोटिक्स। इसके बाद ये वायरस की वजह से हो सकती है और ये आपकी मोस्ट कॉमन है और यहाँ पर ये आपकी ओपन होती है बिकॉज ऑफ एडिनोवायरसेस। और यहाँ पर ये स्पास म्यूकोजल डिस्चार्ज, उसके बाद यहाँ पर ये स्वोलन पेरी ऑरिकुलर नोड और जो पेशेंट उसके अंदर ये जो लैक्रीमेशन है ये आपकी इंक्रीज होगी और ये आपकी वायरल है, तो ये आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये आपकी सेल्फ रिजॉल्विंग होती है। इसी के साथ-साथ यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपकी ये मीज़ल वायरस। अब मीज़ल में आपको पता है यहाँ पर आपको 3 चीज़ें नज़र आती हैं, कफ, उसके बाद ये कोराइज़ा और तीसरे यहाँ पर ये कंजक्टिवाइटिस। ये आपने लाज़मी इसमें याद रखना है, मीज़ल वायरसेस। इसके बाद जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की, तो उसमें आपके ये स्टैफ करवा सकता है। उसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वगैरह करवा सकता है। उसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर ये एच इन्फ्लुएंजा वगैरह करवा सकता है। अच्छा, इसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये एलर्जिक है, तो एलर्जिक में आप क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसको आप वहाँ पे ये एंटीहिस्टामिन्स वगैरह दे रहे होंगे, तो सिंपल आप जो पेशेंट है ना, उसको ये जो है ना आपके एंटीहिस्टामिन के ड्रॉप्स वगैरह होंगे, वो आप वो पेशेंट को ना प्रिस्क्राइब कर रहे होंगे। अच्छा, अकोमोडेशन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर ये अकोमोडेशन रिफ्लक्स को देख लें। इसमें सिंपल यहाँ पर ये 3 रिफ्लक्सेस होते हैं और ये रिस्पॉन्स करते हैं एज़ एज़ ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोज़र टू द आई। आप क्या करते हैं, जो पेशेंट है उसकी ये जो आइज़ है ना, आइज़ की तरफ जब ये फिंगर को लेके जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो जो आपकी दोनों आइज़ हैं ये क्या करते हैं, मीडियली मूव करती हैं टू ट्रैक ऑब्जेक्ट। और दूसरे नंबर पे क्या होगा, जो प्यूपिल है ये आपका करेगा कंट्रैक्ट, यहाँ पर जो है ना ये कंस्ट्रिक्ट करेगा। यहाँ मैं आपको पहले बता दिया, यहाँ पर ये मियोसिस होगी और ये क्या करेगी, यहाँ पर ये ब्लॉक करेगी एंट्री ऑफ डाइवर्जेंट लाइट रेज फ्रॉम नियर ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा काम है वो है यहाँ पर ये अकोमोडेशन। जब आप ये जो पेशेंट है उसके अंदर देखते हैं ना अकोमोडेशन रिफ्लक्स, तो ये 2 चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं, लेकिन जो अकोमोडेशन है जो आपकी लेंस की हो रही है ये आपको नज़र नहीं आती। इस केस में क्या होता है, यहाँ पर जो आपका होता है ना लेंस, उसकी शेप होती है चेंज और उससे क्या होगा, यहाँ पर जो फोकल पॉइंट है ये आपका मेंटेन हो रहा होगा ऑन रेटिना। इसके बाद यहाँ पर ये लेंस में देख लें, लेंस आपका क्या यहाँ पर ये सराउंडेड होता है बाय कैप्सूल विद टाइप 4 कोलेजन और ये आपका एवेस्कुलर होता है। और मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपके डिफियन के थ्रू जा रहे होंगे। और यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर आपके होते हैं ये इलोंगेटेड आपके फाइबर सेल्स होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, ये आपकी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू आपकी जो एनर्जी है ना उसकी प्रोडक्शन करवा रहा होता है। और इसमें आपको पता है, यहाँ पर जब आप बात करेंगे एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की, तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है ये आपकी कन्वर्ट हो रही होगी इनटू लैक्टोज या फिर आपकी लैक्टिक एसिड। इसके बाद यहाँ पर ये अकोमोडेशन और उसमें क्या होगा, यहाँ पर जब आप बात करेंगे रेस्ट रेट की। अच्छा, ये मैंने आपको वहाँ पर ये भी बताया था, आपके जो सिलरी मसल है ये आपको वहाँ पर जो है ना ये आपके फाइबर्स के थ्रू आपके जो लेंस है उसके साथ अटैच्ड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये सिलरी मसल हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये फाइबर हो गया, ये आपकी जो जोन्यूल था और ये आपका लेंस हो गया। अब ये जो सिलरी मसल है ना ये आपका इस तरीके से ना राउंड होता है, जब ये आपका करेगा रिलैक्स, तो ये आपके जो होंगे ना यहाँ पर ये आपके जो जोन्यूल्स होंगे जो इस तरीके से आपके वहाँ पर ये जा रहे हैं लेंस के साथ अटैच्ड हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इनको करेगा पुल। उसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी होंगे ना ये जो लेंस है ये आपका
आपका हो जाएगा फ्लैट। यहाँ पर ना ये आपको रेस्टिंग कंडीशन में आपका जो लेंस है ये आपका फ्लैट हो जाएगा और ये क्या करेगा, यहाँ पर जो फार ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके ऊपर वहाँ पर ना ये फोकस कर रहा होगा। इसी तरीके से जब आप बात करेंगे अकोमोडेशन की, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो सिलरी मसल है ये आपका करेगा कंट्रैक्ट और जो जोन्यूल्स हैं ये आपके करेंगे रिलैक्स। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो लेंस हैं ये आपके हो जाएगा राउंड और ये आपके जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर आपके ना ये फोकस कर रहा होगा। तो सिंपल हो गई यहाँ पर जब आप बात करेंगे फार ऑब्जेक्ट्स की, तो जो सिलरी मसल है ये आपका करेगा रिलैक्स और लेंस जो है इस केस में आपका फ्लैट हो जाएगा। नियर ऑब्जेक्ट्स के केस में जो सिलरी मसल है ये आपका करेगा कंट्रैक्ट और इस केस में जो आपका आपका है ना ये लेंस ये आपका राउंडर हो जाएगा। और ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपकी लाइट आ रही होगी ना उसको एक फोकस पे ना आपके वहाँ पे डाल रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर ये आपका रिफ्रैक्टिव एरर्स। अब इसमें यहाँ पर क्या, यहाँ पर वही हमने जो देखा था ना लास्ट में हमारे यहाँ पे फोकल पॉइंट। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये फोकस पे नहीं जा रहा होगा, ये आपका आगे या फिर रेटिना के पीछे बन रहा होगा। तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको इम्पेयर्ड विजन नजर आ रही होगी। कॉमन कॉज ऑफ इम्पेयर्ड विजन क्या, यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव एरर्स और इसको आप जो है ना ये करेक्ट करते हैं विद ग्लासेस। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ना ये आपका सबसे पहले यहाँ पर ये हाइपरोपिया, उसके बाद यहाँ पर ये मायोपिया और लास्ट पे ये एस्टिग्मेटिज्म। अच्छा, इसमें क्या यहाँ पर ये जब आप बात करेंगे ना हाइपरोपिया की, तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये ना उसको दूर से सही नजर आ रहा होगा। इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर ये फार साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो आइज है, आइज टू शॉर्ट फॉर रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ कॉर्निया एंड लेंस और जो लाइट है लाइट्स फोकस बिहाइंड रेटिना। इसको आपने कैसे याद रखना है, जब आप बात करेंगे ना फार ऑब्जेक्ट्स की, तो इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है उसको नियर वाली जो विजन है ना ये उसको नजर नहीं आ रही होगी। और इसमें क्या होगा, ये जो फार ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करेंगे ना, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आई है, अगर ये दूर से जा रहा है तो इसमें क्या होगा, ये लाइट आपकी जाती जाती यहाँ पर आपकी पहुंच जाएगी, उसको वहाँ पे जो है ना बिल्कुल विजन दूर की जो होगी उसको वहाँ पे बिल्कुल ठीक आ रही होगी। लेकिन जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये नियर विजन की, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो लाइट है ये आपके बिहाइंड द रेटिना आपकी बन रही होगी। इसकी वजह से जो पेशेंट है उसको ये विजन जो है ये आपकी ठीक नहीं आ रही होगी। इसको आपने ट्रीट करना है तो आप क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो कन्वेक्स लेंस होता है ना, कन्वर्जिंग लेंस, ये आप यूज़ करके पेशेंट के अंदर ठीक कर रहे होंगे। इसके बाद जो दूसरा है यहाँ पर ये मायोपिया। अच्छा, इसमें मायोपिया में क्या होगा, जो पेशेंट है उसको दूर वाली जो विजन्स होगी वो आपकी ठीक नहीं आ रही होंगी, लेकिन जो उसकी नियर विजन होगी वो उसके वहाँ पर बिल्कुल ठीक होगी। इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर ये नियर साइटेडनेस, जो पेशेंट है उसको नियर वाली जो विजन है उसको बिल्कुल ठीक आ रही होगी। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसकी आइज़ जो है ये टू लॉन्ग होंगी फॉर रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ आपके कॉर्निया एंड लेंस। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो लाइट है ये आपकी फोकस होगी इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अच्छा, इसको दोबारा से वही फॉर एग्जांपल ये आइज़ है और इसमें क्या होगा, यहाँ पर जब आप बात करेंगे नियर विजन की, तो यहाँ पर ये आपकी बिल्कुल यहाँ पर पहुँच जाएंगी। लेकिन जब आप बात करेंगे दूर वाली की, तो वो आपकी यहाँ पर ये इसके पास नहीं पहुँचेंगी, पीछे यहाँ पर ये आपकी रुक जाएंगी। तो यहाँ पर जो आपका होगा ना ये फोकस ये आपका इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रहा होगा। इसको आपने ट्रीट करना, तो आप जो पेशेंट उसके अंदर ये जो कनकेव लेंस होता है आपके डाइवर्जिंग लेंस, ये आप यूज़ करके जो पेशेंट उसके अंदर ये आपकी जो मायोपिया है इसको आप ठीक कर रहे होंगे। इसके बाद ये लास्ट पे आपकी एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया का आपको मैंने बताया था, वो आपका क्या कहता है, यहाँ पर जो लाइट है ना उसको आपकी सबसे पहले रिफ्रैक्ट कर रही है, ये आपकी फिक्स जो है ना ये रिफ्रैक्शन है। इसके बाद में आपका जो लेंस है ये आपकी रिफ्रैक्शन करके इसको एक पॉइंट पे भेज रहा होता है। अब ये जो कॉर्निया जब इसके अंदर हो जाएगी आपके वहाँ पर ना कोई भी प्रॉब्लम होगी, जो जो कॉर्निया उसका अगर ये कर्वेचर ठीक नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर आपको नजर आएगा यहाँ पर ये एस्टिग्मेटिज्म। यहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ कॉर्निया हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये डिफरेंट रिफ्रैक्टिव पावर्स एट डिफरेंट एक्सिस बनेंगे। और इस केस में आप जो पेशेंट उसको ठीक करने के लिए आप जो सिलेंड्रिकल लेंस होते हैं ना ये आप यूज़ करते हैं। तो इसको मैं कैसे याद रखता हूँ, इसको मैं यहाँ पर याद रखता हूँ मायोपिया से। अच्छा, जो मायोपिया इसमें क्या होता है, जो पेशेंट उसको नियर वाली विजन ठीक आती है, दूर वाली उसको ठीक नहीं आती। अच्छा, जो मायोपिया ये आपका स्टार्ट हो रहा है एम से, मेरा नाम भी स्टार्ट हो रहा है एम से, तो अब मुझे भी ग्लासेस लगे हुए हैं, मुझे भी जो है ये दूर की नज़र बिल्कुल जो है ये ठीक नहीं आती, नियर वाली मेरी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें मुझे जो ग्लासेस लगे हुए आपके कौन से, यहाँ पर ये कनकेव लेंस है। अब इसमें क्या, यहाँ पर आपने इसको ऐसे ही याद रख लेना, एम से ना आप किसी और का नाम याद रख लें जिसको दूर की जो है ना ये ग्लासेस लगी हुई हो, तो उसमें क्या होगा, उसका नाम भी स्टार्ट हो रहा होगा एम से, उसकी जो है उसकी जो प्रॉब्लम होगी वो आपकी होगी यहाँ पर ये एम से स्टार्ट हो रही होगी, मायोपिया होगा। और उसको ठीक करने के लिए आप ये जो कनकेव लेंस है ना ये आप यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो मायोपिया है, मायोपिया के केस में क्या होता है, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके ये फ्रंट पे आपकी ये लाइट फोकस हो रही होती है। हाइपरोपिया के केस में क्या होता है, यहाँ पर जो लाइट है ये आपकी बिहाइंड द रेटिना बन रही होती है। इसको आपने कैसे याद रखना है, फॉर एग्जांपल ये आपकी आइज़ है, यहाँ पर ये रेटिना वाला पोर्शन है, आप इधर से एबीसी स्टार्ट करना शुरू कर दें। अब यहाँ पर सबसे पहले आएगा यहाँ पर एच और उसके बाद यहाँ पर आएगा एम। अब इसमें आपने कैसे याद रखना है, जो आपके होगा ना हाइपरोपिया, हाइपरोपिया के केस में जो आपकी होगी ना ये आपका जो फोकस है ये बिहाइंड द रेटिना बन रहा होगा। और जब आप बात करेंगे मायोपिया की, तो ये इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर ये जो लेंस के डिसऑर्डर्स हैं ना इसको भी यहाँ पर देख लें। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं ये प्रेस बायोपिया, और इसमें सिंपल क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये एजिंग रिलेटेड जो है ये इंपेयर्ड अकोमोडेशन आपको नजर आ रही होगी। और इसमें आपको पता है जो बूढ़े होते हैं उसको नियर वाली विजन सही से नहीं आ रही होती, तो यहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो फोकसिंग ऑन नियर ऑब्जेक्ट्स जो है ये आपकी इंपेयर्ड होगी। अच्छा, ये आपकी होती है प्राइमरीली ड्यू टू डिक्रीज लेंस इलास्टिसिटी।
और इसमें जो पेशेंट है उसको वहाँ पे ये रीडिंग ग्लासेस या फिर जो मैग्नीफायर्स है ना, ये उसको वहाँ पे यूज़ करने पड़ते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये कैटरैक्ट आ गया। अब इसमें क्या होता है आपको पता है, आपकी जो लेंस है, लेंस के ऊपर आपकी एक झिल्ली सी बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर ये कैटरैक्ट। ये आपकी होती है पेनलेस, ऑफन बायलैटरल होती है और यहाँ पर जो लेंस है उसकी हो जाती है ओपेसिफिकेशन। अब ये जो है ना पेशेंट के अंदर यहाँ पे ये ग्लेयर करवा सकती है, फिर आपके जो पेशेंट उसके अंदर ये ना विजन को कम करवा सकती है। ग्लेयर में क्या होगा, जो पेशेंट उसको ना यहाँ पर एक धब्बा सा आइज़ के ऊपर नज़र आ रहा होगा और उसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर ये विजन वगैरह को भी कम करवा सकती है, स्पेशली एट नाइट एंड लॉस ऑफ रेड रिफ्लक्स। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर ये एक्वायर्ड हो सकती है, फिर आपके जो पेशेंट उसके अंदर ये कंजेनिटल हो सकती है। कंजेनिटल में सिंपल आपके यहाँ पर ये क्लासिक गैलेक्टोसीमिया, इसमें क्या होगा, जो गैलेक्टोज है आपकी वहाँ पे इंक्रीज होगी। आपको पता है गैलेक्टोज आपकी जाएगी लेंस के अंदर, मैंने आपको ये सारा करवा दिया हुआ है। उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो गैलेक्टोज है ये आपके वहाँ पे एक्युमुलेट करना शुरू कर देगी और जो पेशेंट उसके अंदर आपको ये कैटरैक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा यहाँ पर ये गैलेक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी, इसमें भी वही आपका जो गैलेक्टोकाइनेज है ये आपका नहीं होगा, आपकी जो गैलेक्टोज है ये आपको वहाँ पे एक्युमुलेट करेगी और जो पेशेंट उसके अंदर ये कैटरैक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये ट्राइसोमीज़ और यहाँ पर ये 13, उसके बाद 18 और ये 21, मैंने आपको इसका नमूनिक बताया। आपके ये पीईडी, इसमें क्या होगा, ये आपकी जो 13 है ये आपकी हो जाएगी टाउ, उसके बाद ये एडवर्ड और उसके बाद यहाँ पर ये डाउन सिंड्रोम। इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी हो जाएगी हमारे यहाँ पे ये कंजेनिटल कॉजेज़। इसके बाद जब आप बात करेंगे एक्वायर्ड कॉजेज़ की, तो उसमें यहाँ पर आपकी एज की वजह से हो सकता है। उसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर ये टोबैको स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, अल्कोहल ओवर यूज़ की वजह से हो सकता है। पेशेंट जो उसके अंदर ये एक्सेसिव सनलाइट जो है उससे एक्सपोजर की वजह से हो सकता है। प्रोलॉन्ग जो है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज़ की वजह से हो सकता है। उसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर ये डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या फिर जो पेशेंट उसके अंदर ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो है ना आपकी ये प्रोलॉन्ग्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज़ या उसके अलावा यहाँ पर ये डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी होती है ना शुगर, आपकी जो ग्लूकोज है ये आपके वहाँ पे इंक्रीज़ होती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कहते हैं, यहाँ पर जो शुगर है ना उसको वहाँ पे इंक्रीज़ करवाते हैं। तो उसमें आपकी ये जो है ना ये दोनों आपकी जो ग्लूकोज है ना उसको इंक्रीज़ करवा के जो पेशेंट है उसके अंदर ये कैटरेक्ट करवा रहे होते हैं। उसके बाद ये ट्रॉमा करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो इन्फेक्शन है ये भी आपके जो पेशेंट उसके अंदर ये कैटरेक्ट करवा सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर ये टॉक इन्फेक्शंस। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो मदर है ना, मदर को होती है कोई भी इन्फेक्शन, और जब ये बच्चे की हो रही होती है बर्थ, तो बर्थ के दौरान क्या होता है, जो बच्चा है ना बर्थ कैनाल में से जब ये गुजर रहा होता है तो उसको ये इन्फेक्शन हो जाती है। तो ये आपकी होती है यहाँ पर ये टॉक इन्फेक्शन। इसमें यहाँ पर ये आपकी रूबेला इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने याद रखना है। यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये जब ये रूबेला की इन्फेक्शन होगी, मदर जो है ना उसको वहाँ पर ये रूबेला की इन्फेक्शन होगी, और जब ये बच्चे की होगी बर्थ तो उसको वहाँ पर जो है ना ये रूबेला की इन्फेक्शन हो जाएगी और यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये कैटरैक्ट आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर ये मार्फन सिंड्रोम, एल्पर्ट सिंड्रोम, उसके बाद यहाँ पर ये बायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, उसके बाद ये न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 2, इन सारों में भी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर ये कैटरैक्ट। और ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, वही आपका जो लेंस आपका ओपेसिफाइड हो चुका है, आपने क्या करना है, इसको रिमूव करना है और जो पेशेंट है उसके अंदर ये रिप्लेसमेंट करनी है विद एन आर्टिफिशियल लेंस। इसके बाद यहाँ पर ये लेंस डिसलोकेशन आल्सो कॉल्ड एज एक्टोपिया लेंटिस, यहाँ पे आपको नाम ही बता रहा है, लेंटिस जो है वो आपका एक्टोपिक हो जाएगा, आपकी एक्टोपिक साइड पे पड़ा होगा। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो आपका लेंस होता है ना ये आपका डिसलोकेट कर जाता है, डिस्प्लेसमेंट और मेल पोजीशन ऑफ लेंस, और ये आपकी यूजली होती है ड्यू टू ट्रॉमा बट मे अकर इन एसोसिएशन विद सिस्टेमिक डिजीज। फॉर एग्जाम्पल जो पेशेंट उसके अंदर ये मार्फन सिंड्रोम हो सकता है, या फिर जो पेशेंट उसके अंदर ये होमोसिस्टिनूरिया हो सकता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो होता है ना ये मार्फन सिंड्रोम या फिर आपका ये एल्हेडेनस सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो आपके होता है ना कनेक्टिव टिश्यू ये आपका होता है वीक। इसकी वजह से हो सकता है आपके जो पेशेंट उसके अंदर ये लेंस डिसलोकेशन, या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये होमोसिस्टिन्यूरिया होगा, तो उसमें भी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो लेंस है ये आपका डिसलोकेट कर सकता है। तो ये सारा था हमारी इस वीडियो के अंदर। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।